हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन मिल्टन पोइट हैं, उनकी बायोग्राफी को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन जो है वो टीजीटी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस में है जॉन मिल्टन। तो आज हम इनकी बायोग्राफी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने टीजीटी के दो राइटर्स विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ को डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया, उनके वर्क्स को भी डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप ज़रूर देखिए। आज हम लोग मिल्टन को भी देखेंगे कि मिल्टन के मेजर वर्क्स एंड गाल्सवर्दी को भी कवर करेंगे, तो आपके टीजीटी के जो राइटर्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड न्यू व्यूवर्स है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, ये आपके लाइक शेयर बहुत ही मोटिवेट करते हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। सो फ्रेंड, जॉन मिल्टन का जो पीरियड है वो 1608 से लेकर 1674 तक रहा है। सो जॉन मिल्टन वॉज अ 17th century historian, journalist and a poet born on December 9th, 1608 in Bread Street, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड। जो जॉन मिल्टन जो हमारे हैं वो 17th सेंचुरी के पोइट हैं। वो एक हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड एक पोइट हैं, जिनका जन्म 9 दिसंबर को 1608 में हुआ था। एंड कहाँ पर हुआ था? ये एक ब्रेड स्ट्रीट है वहाँ पर। लोकल एरिया हो गया ये आपका चीप साइड का एक लोकल एरिया हो गया ब्रेड स्ट्रीट। लंदन जो कहाँ पर है? लंदन में है। और लंदन कहाँ पे आपका इंग्लैंड में। तो ये यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 में इनका बर्थ हुआ था। ओके, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज राइटिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। वो पैराडाइज जो उनका मास्टरपीस है, पैराडाइज लॉस्ट के लिए इनको हम जानते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इनके फादर का नाम क्या है? इनका फादर का भी नाम जॉन मिल्टन ही है। पहले ऐसा होता था कि जो फादर का नाम होता है वहीं बच्चे का भी नाम रख लेते थे, बस जूनियर सीनियर कर देते थे। तो फादर का नाम भी जॉन मिल्टन है। एंड हिज फादर्स वाज अ स्क्रिवनर। उनके फादर एक स्क्रिवनर है, हु प्रिपेयर्ड विल्स, लीगल एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट राइटर, जो कि एक लीगल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं। विल्स प्रिपेयर करते हैं, जो वसीयत वगैरह लिखते हैं, कानूनी और वित्तीय जो दस्तावेज तैयार करते हैं, वो होते हैं स्क्रिवनर। तो वो एक स्क्रिवनर थे। और साथ ही एंड डेबल्स ऑफ अ कंपोजर ऑफ चर्च म्यूजिक। चर्च में वो म्यूजिक का कंपोज करने को भी वो चर्च में म्यूजिक का भी कंपोज करते थे और चर्च में संगीतकार के रूप में भी काम किया करते थे। ओके, ये इनके फादर हो गए। मदर का नाम क्या था? सारा जेफरी इनकी मदर थी और जॉन मिल्टन इनके फादर हो गए। ओके, डॉटर ऑफ जो सारा जेफरी थी वो डॉटर ऑफ वेल्दी मर्चेंट पॉल जेफरी एक अच्छे खासे मर्चेंट थे, वेल्दी मर्चेंट थे, उनकी बेटी थी। मीन्स ये अच्छे खासे परिवार से थी, अच्छे खासे रिच फैमिली से थी। ओके, चलिए आगे देखें। He was the 6 children from parents. हर पेरेंट्स के टोटल 6 बच्चे थे। एंड एन एल्डर सिस्टर नेम्ड एन एंड यंगर ब्रदर नेम्ड क्रिस्टोफर। एक उनकी एल्डर सिस्टर थी जिसका नाम एन था और उनका एक यंगर ब्रदर था जिसका नाम क्रिस्टोफर था। ये आपको ध्यान रखना है। उनके 2 भाई बहन जो थे, वो ये लोग टोटल 6 भाई बहन थे। तो उनकी जो एक एल्डर सिस्टर थी, बड़ी बहन, वो एन थी और जो उनके छोटे भाई थे वो क्रिस्टोफर थे। एंड 3 सिबलिंग्स हैड डाइड इन देयर इन्फेंसी। जो उनके 3 और बच्चे थे वो इन्फेंसी, छोटे में ही, नवजात में ही वो ख़त्म हो गए थे। ओके, वो उनकी डेथ हो गई थी। चलिए, मिल्टन्स वॉज सेंट टू सेंट पॉल्स स्कूल एट 12 years ओल्ड इन 1620। मिल्टन को भेजा गया सेंट पॉल स्कूल में। वो गए कब? 12 years में। जब वो 12 years के थे वो सेंट पॉल स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। कब? 1620 में। टू स्टडी ग्रीक, लैटिन एंड क्लासिक लैंग्वेज। वहाँ पर ग्रीक और लैटिन एंड क्लासिक लैंग्वेज वहाँ पर सीखी। और कहाँ पर इनकी स्कूलिंग हुई थी? St. Paul School at 12 years old in 1620. Clear? Next, he make a close friend Charles Diodati at school. उनके एक वहाँ पे अच्छे दोस्त बने, उनके क्लोज फ्रेंड बने। कौन? चार्ल्स डियोडती। इनका नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या नाम है? चार्ल्स डियोडती। इनके अच्छे फ्रेंड्स कहाँ के थे? स्कूलिंग फ्रेंड्स थे जब वो सेंट पॉल स्कूल में गए थे। ओके, चलिए आगे देखें।
मिल्टन न्यू मेनी लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ओल्ड इंग्लिश, डच। तो ये जो मिल्टन बहुत सारी लैंग्वेजेस में मास्टर्स थे, उनको काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी, इसलिए उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती, कहीं जाते थे तो आसानी से वो उस लैंग्वेज को समझ लेते थे। तो काफ़ी ही लैंग्वेजों की पकड़ थी उनको। तो लाइक लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ओल्ड इंग्लिश, डच, ये सभी में वो मास्टर थे मिल्टन हमारे। इन 1625 ही वॉज एडमिटेड टू द क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने 1925 में कहाँ पर एडमिशन लिया? क्राइस्ट चर्च कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज में है, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया। कहाँ, कब लिया? 1625 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1625 में एडमिशन लिया। ओके। मिल्टन वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज ब्राउन हेयर एंड फेयर कॉम्प्लेक्स। मिल्टन को जो है कहा जाता है लेडी ऑफ क्राइस्ट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेडी ऑफ क्राइस्ट किसे कहते हैं? तो दैट इज हमारे मिल्टन है, वो उनको मिल्टन को कहा जाता है लेडी ऑफ क्राइस्ट। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज ब्राउन हेयर एंड फेयर कॉम्प्लेक्स। उनकी लॉन्ग हेयर थे, करली हेयर थे, और उनके जो फेयर कॉम्प्लेक्स था, उनकी ओवल शेप में उनका जो फेस था, मतलब उनका जो एक गर्लिश लुक था, उनका फेस काफ़ी अच्छा था, अट्रैक्टिव था। तो लंबे घुंघराले बाल और फेयर कॉम्प्लेक्स की वजह से उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। ओके, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट, in 1625, he got suspended from college after an argument with his tutor William Chappells. He eventually went back to Cambridge. This time he was assigned a new tutor, Nathaniel Tovey. तो ये क्या है? 1625 में उनको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। बिकॉज क्यों करा गया? आर्गूमेंट ऑफ हिज ट्यूटर, उनके ट्यूटर के साथ आर्गूमेंट करने के, ये आर्गूमेंट हुआ था किसके साथ? ट्यूटर के साथ, विलियम चैपल्स, इनके साथ इनका आर्गूमेंट हुआ था। तो ही इवेंचुअली वेंट बैक टू कैम्ब्रिज, तो उनको वहाँ से कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था। फिर कुछ दिन ये अपने घर लंदन में आके रहने लगे, अपने घर आके रहे। फिर क्या हुआ? इवेंचुअली वेंट बैक टू कैम्ब्रिज। फिर कुछ दिन बाद फिर ये बैक टू कैम्ब्रिज फिर वापस आए। दिस टाइम ही वॉज असाइंड अ न्यू ट्यूटर। इस समय इनको एक न्यू ट्यूटर असाइन किया गया। क्या नाम था? नेथानियल टॉवी। ये इनके न्यू ट्यूटर हो गए। क्लियर? चलिए, ही कंपोज्ड हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन 1629, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन 1632 एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री कब हासिल की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1629 में, एंड मास्टर की डिग्री उनकी कब हुई? 1632 में। जो मिल्टन है बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत 24 ऑनरेबल स्टूडेंट थे। ये 4 रैंक थी, मतलब कि 24 बच्चों में, ये ऑनरेबल बच्चों में इनकी पोजीशन क्या थी? 4 थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे। क्लियर? ही वॉज डीपली रिलीजियस इंडिविजुअल एंड रिलीजियस बिलीफ्स इवॉल्व्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। मिल्टन थे वो काफ़ी रिलीजियस थे, धार्मिक थे, इंडिविजुअली एंड रिलीजियस बिलीफ्स, उनके जो बिलीफ्स थे काफ़ी रिलीजियस थे थ्रू आउट हिज लाइफ, उनकी पूरी लाइफ में। वो जो कि हम उनके अगर वर्क्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमें उसमें उसकी थीम्स वगैरह रिलीजियस है, वो रिलीजियस होती है, धार्मिक होती है। एंड जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट वगैरह भी है, जो उसमें देखिए आपको ये सब रिलीजियस चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एंड उसमें हमें ज़्यादातर इनके वर्क्स में बाइबल वगैरह का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। तो इससे मिले ये सब चीज़ों से पता चलता है कि मिल्टन जो काफ़ी रिलीजियस पर्सन थे, एंड उनकी थीम वगैरह रिलीजियस वो होती थी। ओके, मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन। मिल्टन एक प्यूरिटन थे, एंड ही वॉज इनिशियली रेज्ड इन चर्च ऑफ इंग्लैंड बट लेटर एम्बेरस्ड प्यूरिटनिज्म। तो क्या है, पहले तो मिल्टन जो है वो चर्च में क्लर्जी मैन, पादरी वगैरह बनना चाहते थे, पर जो चर्च में हो रहा है करप्शन को जब उन्होंने देखा तो फिर उनका मन उससे हट गया, और तब वो जो है प्यूरिटनिज्म ही बने रहे अपने, लाइक हिज फादर। जैसे कि उनके पिता प्यूरिटन थे तो वो ही प्यूरिटन हुए रहे। ओके, his commitment to Protestantism and his opposition to the Anglican Church played a significant role in his life and works. लाइफ एंड वर्क, उनके लाइफ और वर्क में हमें ये चीज़ अच्छे से दिखाई देता है कि उनका कमिटमेंट प्रोटेस्टेंटिज्म के साथ था, और वो अपोजिट थे किसके? एंग्लिकन चर्च के। ओके, उनके वर्क से हमें ये चीज़
अच्छे से दिखाई देती है, पता चलती है। उनका जो कमिटमेंट था, उनकी जो प्रतिबद्धता थी प्रोटेस्टेंटिज्म के प्रति एंड जो एंग्लिकन चर्च के प्रति जो उनका विरोध था, वो उनके जीवन और उनके कार्यों, उनके वर्क्स में महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है। ओके, वो हमें अच्छे से दिखाई देता है उनके वर्क्स में, उनकी लाइफ में, कि वो प्रोटेस्टेंटिज्म को कमिटमेंट उनका था, उनके साथ, उसके साथ में एंग्लिकन चर्च को वो विरोध करते थे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। मिल्टन वॉज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिबेट ऑफ हिज टाइम। मिल्टन जो अपने समय में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट थे एंड बहुत पॉलिटिकल चीज़ हो या फिर रिलीजियस चीज़ हो, उसमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थे हमारे मिल्टन। ही इज़ एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट या प्रोटेस्टेंट फॉर ऑफ हिज टाइम। ओके, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रोल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस में भूमिका रही है इस चीज़ में। ओके, चलिए आगे। He wrote numerous pamphlets supporting the parliamentary cause during the English Civil War and several in various government positions during the Commonwealth period. He wrote numerous pamphlets supporting the parliamentary cause during the Elizabethan Civil War. जो हमारा सिविल वॉर चल रहा था उस समय, तो उस समय मिल्टन ने पार्लियामेंट्री जो कॉजेस थे, पार्लियामेंट का संसदीय कारणों का समर्थन करते हुए कई पैम्पलेट्स वगैरह उसमें लिखे थे उन्होंने उसके सपोर्ट में। एंड सर्व्ड इन वेरियस गवर्नमेंट पोजीशन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड। और कॉमनवेल्थ पीरियड में उन्होंने सरकारी पदों पर अच्छे कार्य भी किए हैं, गवर्नमेंट पोजीशन भी कार्य को किया है, सरकारी पदों पर कार्य किया है उन्होंने। ओके, जो हमारे मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन है उस समय हम ये जानते हैं कि उस समय 3 तरह के आपको पोइट्स होते थे। एक मेटाफिजिकल पोइट हो गया, एक प्यूरिटन पोइट्स हो गए, एक कैवलियर पोइट्स हो गए। तो जो प्यूरिटन पोइट्स है, आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि प्यूरिटन जो पोइट्स है वो चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट में थे, और जो कैवलियर्स थे हमारे वो सब उनके चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। तो ये जो हमारे मिल्टन थे वो हमारे प्यूरिटन थे, तो वो चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट में थे। और कैवलियर कौन थे? ये आपके चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना हो, कैवलियर्स आपके सपोर्टर हो गए और प्यूरिटन उन मोनार्की थी, किंग थे, उनके अगेंस्ट थे उस समय। ओके, ये चीज़ थे। और ये हमारे पार्लियामेंट के को सपोर्ट करते थे मिल्टन। ओके, पहले क्या होता था, जैसे मोनार्की चलती थी कि राजा है तो राजा का बेटा हो जाता था, मोनार्की क्या हो गई, ये राजा है फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह के करके चलते। बट जो मिल्टन को ये सब चीज़ें नहीं सही लगती थी। वो कहते थे जो संसद जो पार्लियामेंट होते थे उनके काजोस को मानते थे, उसको सपोर्ट करते थे। जैसे हमारे यहाँ समझ लीजिए जैसे होता है कि संसद वगैरह होती है, वैसे काजेस चाहते थे राजा, वो मोनार्की को हटाना, को ख़त्म करना चाहते थे। ये सब चीज़ें इसमें उनके पॉलिटिकल कैरियर में हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि प्यूरिटन आपके चार्ल्स के अगेंस्ट थे और कैवलियर्स आपके चार्ल्स के सपोर्टर थे। ओके, 1649 द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट वाज पब्लिश्ड। 1649 में इनका एक वर्क आया, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट वाज पब्लिश्ड, इन विच डिफेंडेड द राइट्स ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट अ गिल्टी sovereign Charles I. Chiefly due to this work, he was appointed secretary for the foreign tongues of the Cromwell government. तो ये इन्होंने ये वर्क लिखा, टेन्योर ऑफ किंग ऑफ मैरिज वॉज पब्लिश्ड। तो इसमें उन्होंने क्या किया, डिफेंड किया द राइट ऑफ पीपल के राइट को, एंड एग्जीक्यूट अ गिल्टी सोवेरियन चार्ल्स फर्स्ट चीफली ड्यू टू दिस वर्क। तो जो उसमें एग्जीक्यूट किया किसको, गिल्टी सोवेरियन थे चार्ल्स फर्स्ट को, इनको एग्जीक्यूट किया चीफली ड्यू टू हिज वर्क, अपने वर्क के द्वारा इसमें ये सब चीज़ें इन्होंने दिखाई। ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स टू द क्रॉमवेल गवर्नमेंट। तो उनको क्या हुआ, इस काम के कारण उन्हें क्रॉमवेल सरकार के विदेशी भाषाओं के सचिव नियुक्त किया गया, उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया विदेशी भाषाओं के लिए, उन्हें क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में उनको सेक्रेटरी बना दिया गया। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये इनका पॉलिटिकल कैरियर भी है, इसमें डिस्कस किया हमने। तो मोस्ट ऑफ वर्क्स मिल्टन्स के जो होते थे वो चर्च के अगेंस्ट होते थे या किंग के अगेंस्ट होते थे, गवर्नमेंट के, किंग जो मोनार्की वगैरह उसके अगेंस्ट होते थे। के जो वर्क्स है वो ऐसा काम करते थे, प्रोटेस्ट की तरह काम करते हुए नज़र आते थे। उनके जो वर्क्स वगैरह प्रोटेस्टेंट की तरह काम करते हुए नज़र आते थे। उस समय देखिए 1642 में जो है सिविल वार हो रहा था, कंट्री में ही सिविल वार होता है। ये क्या होता है सिविल वार, गृह युद्ध क्या हो गया, जैसे किसी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स
रूल्स हैं वगैरह है, तो जब नहीं पसंद आते कुछ लोगों को, तो उनका एक जो ग्रुप होता है जिनको वो नहीं पसंद आते, तो वो उनके अगेंस्ट काम करता है, उनके सपोर्ट में नहीं रहता है। तो वो जो उनका अलग से जो क्लैश चलता है, जो कंट्री के अंदर ही जो क्लैश चल रहा होता है, वहीं एक गृह युद्ध हो जाता है। तो उस समय 1642 में आपका सिविल वार भी देखने को मिल रहा था। और चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करने में जो जॉन मिल्टन है, उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है, काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट रहे, एक्टिव पर्सन रहे हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो जब चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद क्रॉमवेल आए, तो क्रॉमवेल ने इनको सेक्रेटरी बना दिया गया, क्रॉमवेल के शासनकाल में इनको सेक्रेटरी बना दिया गया। 1660 में फिर जब रेस्टोरेशन में चार्ल्स सेकंड आए, जब इसके बाद क्रॉमवेल के बाद 1660 में जब क्रॉमवेल के बाद फिर चार्ल्स सेकंड की जब चार्ल्स सेकंड आए सत्ता पर, तो फिर क्या हुआ, जॉन मिल्टन को जेल तक जाने की स्थिति हो गई थी। तो और उनके कई पैम्पलेट वगैरह जला दिए जाते हैं। पहले तो क्रॉमवेल में वो सेक्रेटरी बन गए, फिर जब उसके बाद चार्ल्स सेकंड आए रेस्टोरेशन एज में, तो फिर उनके साथ उनको जेल भी जाने की स्थिति बनी एंड उनके पैम्पलेट्स वगैरह भी जला दिए गए। तो ये सब उनके पॉलिटिकल कैरियर में आता है। ओके, फर्स्ट के एजुकेशन का बहुत ही अच्छा और एक्टिव रोल है हमारे जॉन मिल्टन का। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इनके पॉलिटिकल कैरियर था। John Milton wrote his first serious poem 1628 titled On the Death of a Fair Infant Dying of the Cough, which was based on the sadness caused by the death of his sister's baby. जॉन मिल्टन ने अपनी पहली जो सीरियस पोएम जो लिखी थी, इन्होंने जो लिखी है वो पोएम है, इन्होंने 1628 में लिखी थी। क्या था, ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ। ये इसका टाइटल था। कॉज कारण क्या था इसका, कि सैडनेस था, जो दुखी थे बाय द डेथ ऑफ हिज सिस्टर्स बेबी, जो हमने ऊपर पढ़ा, जो उनकी एक बड़ी बहन थी एंड उनकी सिस्टर की बेबी थी, उसकी डेथ में उन्होंने इस पोएम को लिखा था। ये सीरियस पोएम थी, ये आपकी रोट है, उन्होंने लिखी थी, राइट किया था। ओके, ऑन December 25, 1629 एट द age of 21 he composed the ode on the morning of Christ nativity on Christmas morning at Cambridge. दिसंबर 25 दिसंबर को इन्होंने 1629 को क्रिसमस के दिन, जब उनकी 21 एज थी, तो उन्होंने एक ओड कंपोज की थी। क्या नाम था, ओड द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। दिस इज द टाइटल। तो इन्होंने ये क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने क्रिसमस पे कौन सी ओड लिखी है, तो ये है कंपोज की है इन्होंने क्रिसमस की ईव में, जब कैम्ब्रिज में थे, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये इसका जोनर भी याद रखना है, जोनर इसका ओड है। क्लियर, तो ये आपके क्वेश्चन इससे बन गया आपका। आगे देखिए, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम was on Shakespeare. His फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज ऑन शेक्सपियर 1630। इनकी जो पहली जो पब्लिश्ड पोएम थी, वो ऊपर हमने जो बताया वो उन्होंने लिखी थी, फर्स्ट सीरियस पोएम दैट इज, एंड ये इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी, क्या, ऑन शेक्सपियर। ओके, और 1630 पे आई थी। क्लियर, ये इनकी 1630 पे आई थी, ऑन शेक्सपियर, anonymously included in the second folio edition of विलियम शेक्सपियर्स प्ले इन 1632। सेकेंड फोलियो एडिशन था और ऑफ विलियम शेक्सपियर का प्लेज इन 1630 भी, जो कि इंक्लूड थी किसमें, सेकेंड फोलियो में विलियम शेक्सपियर के, जो कि 1632 में आया था। क्लियर, बोथ मास्क, आर्केड्स एंड कॉमर्स वेयर कंपोज्ड फॉर नोबल पैट्रॉन्स एंड परफॉर्म्ड इन 1632 एंड 1634। जो इनके मास्क आए थे, आर्केड्स एंड कॉमर्स कब आए थे, 1632 एंड 1634 में। इनके मास्क थे, आर्केड्स और कॉमर्स दोनों जो थे वो नोबल पैट्रॉन्स थे, संरक्षकों के लिए रचे गए थे, उन्होंने कंपोज किए थे नोबल पैट्रॉन्स के लिए। वो आए थे, कब आए थे, 1632 में, 1634 में। और क्या नाम है, आर्केड्स एंड कॉमर्स। क्लियर, चलिए, इन अप्रैल 1637 हिज मदर सारा जेफरी मिल्टन डाइड एंड वॉज बरीड इन द टाउन ऑफ हॉर्टन। तो 1637 में इनकी मदर का भी डेथ हो जाती है, और जहाँ पर उनको बरीड किया जाता है हॉर्टन पर। क्लियर, हॉर्टन में इनकी डेथ हो जाती है 1637 में इनकी मदर की। क्लियर,
इन नवंबर 1637 नवंबर में फिर क्या होता है, ही रोड द पोयम लिसिडास। लिसिडास पोयम ही लिखते हैं 1637 में। ये मोनोडी पेस्टोरल एलिजी है, मोनोडी को पेस्टोरल एलिजी ही कहेंगे। फॉर हिज फ्रेंड्स एडवर्ड किंग, जो उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जो कॉलेज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनके लिए उन्होंने एक पेस्टोरल एलिजी लिखी थी उनकी मृत्यु पर, जो उनको डेडिकेट की थी 1637 में, लिसिडास करके आई थी। ओके, ये उन्होंने एडवर्ड किंग अपने दोस्त के लिए लिखी थी। आई थिंक ये कुछ डूबने वगैरह से इनकी डेथ हुई थी, तो उनके लिए इन्होंने लिखी थी पेस्टोरल एलिजी 67 में, लिसिडास। क्लियर, ये ध्यान रखना है लिसिडास किसके लिए लिखी गई, तो इनकी एडवर्ड किंग नहीं है, ये इनके फ्रेंड का नाम है, कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग, इनके लिए लिखी थी। ओके, इन 1638 इन द स्प्रिंग ही सेट आउट फॉर अ टूर ऑफ फ्रांस। फिर 1638 में ये ज़्यादातर पोएट्स टूर करते रहते थे, टूर पर निकलते थे। इन 1638 इन स्प्रिंग ही सेट आउट ऑफ ए टूर, एक टूर उन्होंने किया कहाँ का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का एंड इटली का। ही वॉज फोर्स टू रिटर्न होम इन जुलाई 1639। 1638 में गए और 1639 में फिर वो उनको आना पड़ा वहाँ से। एट रूमर्स स्वेल टू सिविल वॉर इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा है, तो इससे उनको इस रूमर्स की वजह से उनको लौट के आना पड़ा 1639 पे। ओके, इन जुलाई 1639 मिल्टन रोड एन एलिजी इन लैटिन epitaphium demonis for his childhood friend Charles Diodati, for his childhood friends Charles Diodati who died during मिल्टन्स यूरोपियन टूर। जब वो यूरोपियन टूर पे गए थे तो उनकी जो अभी हमने ऊपर देखा, जो सेंट पॉल स्कूल के जो उनके अच्छे क्लोज फ्रेंड थे चार्ल्स डियोडती, उनकी जो है डेथ हो जाती है जब वो यूरोपियन टूर पे थे। तो उन्होंने 1639 पे एक लैटिन में एलिजी लिखी, एपिटैफियम डेमोनिस। ये इन्होंने किसको डेडिकेट की, उनकी एलिजी किसके लिए थी लिखी थी, चार्ल्स डियोडती को। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर, तो ये इनको अपने स्कूल फ्रेंड्स के लिए लिखी। मिल्टन्स मैरिड थ्राइस इन हिज लाइफ, मिल्टन ने 3 बार शादी की अपनी लाइफ में। इन 1642 एट द एज ऑफ 34 ही मैरिड 17 ईयर्स ओल्ड मैरी पॉल। इनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो उन्होंने 1642 में की, और 34 जब वो 34 ईयर्स के थे, और 17 ईयर्स की थी मैरी पॉल से इन्होंने जो कि 17 ईयर्स की थी, और हमारे मिल्टन 34 के थे, उनसे शादी की। द मैच वॉज नॉट अ गुड वन, जो इनकी शादी तो हो गई बट इन लोग में अच्छी मैरिड लाइफ नहीं चल रही थी। एंड मैरी वॉज सून रिटर्न टू हर फैमिलीज होम, और मैरी जल्द ही अपने घर को लौट गई। मिल्टन रोट 4 पैम्पलेट्स on divorce and published the first tract, The Doctrine and Discipline of Divorce, The Judgment of Martin Bucer, Tetrachordon and Clasterian in 1643 to 1645. Thus, so-called divorce tracts earned Milton the nickname Milton's the Divorcer. तो ये क्या हुआ, मिल्टन ने 4 पैम्पलेट्स लिखे किस पर, ऑन डाइवोर्स के ऊपर उन्होंने 4 पैम्पलेट्स लिखे। किस नाम से था, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, टेट्राकॉर्डन एंड क्लॉस्ट्रेरियन। इसको 1643 से लेके 1645 के बीच में इन्होंने ये 4 पैम्पलेट्स इन्होंने लिखे, जो कि डाइवोर्स के ऊपर थे, जो रूल्स वगैरह थे डाइवोर्स के, इन सब के ऊपर। अब इन लोग की मैरिड लाइफ तो अच्छी चल नहीं रही थी, तो इनको भी उस समय डाइवोर्स वगैरह लेना बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी, तो डाइवोर्स चाहते थे। तो उन्होंने डाइवोर्स के ऊपर ये 4 पैम्पलेट लिखे, उनके रूल्स वगैरह के ऊपर कुछ। तो ये 4 पैम्पलेट 1643 से 1645 के बीच में इन्होंने लिखे। तो इनके ये सब डाइवोर्स का लिखने के लिए कि भाई सो कॉल्ड डाइवोर्स ट्रैक्ट्स अर्नड, तो ये सब चीज़ों को ये कारण मिल्टन ने एक निकनेम उनको मिला, क्या, मिल्टन द डाइवोर्सर के नाम, तो इनको ये नाम दिया गया मिल्टन द डाइवोर्सर। ओके, आगे देखिए। She remained with her parents till 1945, but later on they were reconciled. But Mary died on May 1652 after 3 days, giving birth to 4 child daughter Deborah.
तो शी रिमेंड विद हर पेरेंट्स टिल 1945 और 1945 तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहीं, बट लेटर ऑन दे वेयर रिकनसाइल्ड। फिर थोड़े दिन बाद वो आ गई, फिर दोनों मिल गए, फिर आ गई वो, बट मैरी डाइड। लेकिन मैरी की क्या हो गई, मैरी पॉवेल की डेथ हो गई। कब? 5 मई को 1652 को, 3 days आफ्टर 3 days गिविंग बर्थ ऑफ 4 डॉटर चाइल्ड थी। डेबोरा नाम है उसको। उसका जन्म के 3 दिन बाद उनकी मैरी पॉवेल की 5 मई 1652 को डेथ हो गई। क्लियर? 1647 हिज फादर डाइड। 1647 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर आगे ओके। इन 1649 द टेन्योर ऑफ ये हमने शायद ऊपर ये हो गया है कि उन्होंने टेन्योर ऑफ किंग ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ किया एंड डिफाइंड द पीपल के राइट्स को डिपेंड किया है। तो ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स ऑफ द, उनको जो फॉरेन के लैंग्वेज वगैरह है उसके लिए उनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। ओके, ये हमने ऊपर डिस्कस कर दिया है, आई होप। मिल्टन, चलिए आगे देखें। मिल्टन विजन डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। मिल्टन की जो आई साइट थी वो बहुत वीक होती जा रही थी। कई सालों से डॉक्टर ने कहा था अपनी आंखों का ध्यान रखिए, बट नहीं तो ये आपके आंखों में बहुत समस्या हो जाएगी। तो उनकी आई साइट वीक होती जा रही थी एंड ही बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए कब? 1652 में। 1652 में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। एग्जैक्ट कॉज अननोन है, बट इज लाइकली ग्लोकोमा एंड बिलेटरल रेटिनल डिटैचमेंट। ये रेटिनल डिटैचमेंट जो ग्लूकोमा करके एक कोई डिजीज़ है आइस की, तो उसके कारण ये शायद वो हुए थे, इनकी आई साइट चली गई थी, ब्लाइंड हो गए थे। ही डिक्टेटेड हिज राइटिंग टू एमोनिमस। वो अपनी राइटिंग को फिर अब जब वो ब्लाइंड हो गए तो कैसे लिखेंगे, तो उन्होंने इंक्लूडिंग एंड्रू मार्वेल हु कॉपीड इट आउट फॉर हिम। तो उन्होंने एंड्रू मार्वेल सहित कई लोगों से फिर ये चीज़ को उनकी कॉपी कर प्रतिलिपि लिखवाई। वो तो ब्लाइंड हो गए थे तो वो नहीं लिख पा रहे, तो एंड्रू मार्वेल सहित कई लोगों से फिर एमोनिमस उन्होंने इसको लिखवाया, उनकी प्रतिलिपि कॉपी की गई, लिखी गई। ओके। मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652 व्हेन ही वाज 44 ईयर्स एज। जब वो 44 ईयर्स के थे तब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। कब? 1652 में वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। ही मैरिड कैथराइन वुडकॉक हिज सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ का नाम था कैथराइन वुडकॉक, और जो कि फिर उन्होंने कब शादी की? ऑन 12 नवंबर 1956। 1956 में जब वो ब्लाइंड हो गए फिर उन्होंने कैथराइन वुडकॉक से मैरिज की। सी वॉज गुड एंड फेथफुल वाइफ। वो अच्छी थी, उन फेथफुल वाइफ थी और अच्छा रिश्ता चल रहा था लोगों में। शी कुड सर्वाइव ओनली 1 year and 4 months। वो खाली 1 साल और 4 महीने ही उनके साथ में रह पाई। शी डाइड ऑन द 3 फरवरी 1658। वो 3 फरवरी 1658 में उनकी सेकेंड वाइफ कैथराइन वुडकॉक की भी डेथ हो गई, गिविंग बर्थ टू द कपल्स ओनली चाइल्ड अ डॉटर नेम्ड कैथराइन। जब एक डॉटर कैथराइन को नेम्ड, उसका कैथराइन रखा गया था, उसको जन्म दे रही थी, तो उसके बाद वो जन्म देते समय उनकी भी डेथ हो गई। सून आफ्टर द बेबी डाइड एज वेल। और कुछ दिनों बाद उस बेबी की भी डेथ हो जाती है। ओके, तो इनसे इनका कोई भी बेबी नहीं हो पाता है। ऊपर हमने आई थिंक आपको मैरी पॉवेल के भी चिल्ड्रंस डिस्कस किए हैं। एक सेकेंड, यस, ओके, देखिए ये रह गया था यहाँ। द कपल कंसीव्ड 3 daughters एंड अ सन। 2 daughters सर्वाइव, 1 daughter एंड सन वॉज डाइड। जो मैरी पॉवेल एंड मिल्टन थे उनके साथ में इनके कितने बच्चे हुए? 3 daughters और 1 सन, उनके 4 बच्चे हुए इन लोगों में। एंड 2 daughters सर्वाइव, 2 daughters ने जीवित रही, एंड 1 daughter एंड अ सन वो हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इनके कितने 4 बच्चे हुए मैरी पॉवेल से, जो कि 2 सर्वाइव किए। ये इधर पॉइंट शायद रह गया था। ट्राइन थी वो भी उनकी डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय। एंड सून आफ्टर द बेबी भी बेबी की भी डेथ हो जाती है। मिल्टन मॉन्ड हर डेथ एंड कंपोज सोनेट ऑन हर डिमाइज ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ और थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। सोनेट नंबर 23।
मिल्टन ने इनके ऊपर मौन किया है डेथ पर उनकी, क्या कंपोज की, एक सोनेट कंपोज की है, किस नाम से, ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ या फिर मिथॉट आयसा माई लेट स्पाउस सेंट। ये सोनेट नंबर 23 है। इस दोनों का नाम एक ही है, चाहे माई ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ कह ले या मिथॉट आयसा माई लेट स्पाउस सेंट, ये दोनों नाम एक ही है। तो इस नाम से इन्होंने एक सोनेट कंपोज किया और डेडिकेट किया अपनी वाइफ को, सेकेंड वाइफ को। ओके। द थर्ड मैरिज वॉज एलिजाबेथ मिंसल। उन्होंने थर्ड मैरिज की, जब वो हो गई और ये तो ब्लाइंड थे, तो इन्होंने थर्ड मैरिज की एलिजाबेथ मिंसल के साथ ऑन 24 फरवरी 1662 को। 1662 को 24 फरवरी में इन्होंने फिर एलिजाबेथ मिंसल से तीसरी शादी की। व्हेन ही वॉज अराउंड 54, जब वो 54 के थे एंड शी वॉज इन हर 20th, वो अपनी 20 ईयर्स में थी और वो 54 से थे। तो आई थिंक कभी तकरीबन इनका 24-25 साल का ही अंतर हो गया। काफ़ी मतलब इन लोगों में काफ़ी गैप था, काफ़ी छोटी थी इनसे, तो उनसे इन्होंने शादी की। शी वॉज अ गुड एंड अफेक्शनेट वाइफ टू हिम। वो बहुत अच्छी, इनका भी रिश्ता बहुत अच्छा चला, बहुत अफेक्शनेट वाइफ थी, बट कुड नॉट बियर एनी चाइल्ड। इनसे इनको कोई भी संतान नहीं हुई, कोई भी इनके बच्चे नहीं हुए इनसे। ओके। तो ये हमें पता चला मैरी पॉवेल से इनके 4 चिल्ड्रन हुए और उनसे कैथराइन से भी एक हुआ, बट वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हुआ, और इनसे इनको एक भी बच्चे नहीं होते। 1644 मिल्टन रोट एरियोपैगिटिका एड्रेस टू पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो 1644 में मिल्टन ने लिखा एरियोपैगिटिका, जो कि एड्रेस करता है किसको, पार्लियामेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस की स्वतंत्रता को संसद के लिए एड्रेस करता है। ये एरियोपैगिटिका ये इन्होंने 1644 में लिखा है। क्लियर। मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट व्हेन he was completely blind and composed by his daughter मैरी पॉवेल। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है when he was completely blind, जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे तब लिखा, और उनको कंपोज करने में किसने हेल्प की थी, मैरी पॉवेल की जो डॉटर थी। ओके। इन 1667 ही पब्लिश पैराडाइज लॉस्ट। उन्होंने 1667 में पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया। इट टुक सेवरल ईयर्स फ्रॉम 1658 to 1665 टू राइट दिस एपिक। इनको जो 1652 से 1658 से लेकर 1665 तक इन्होंने इस एपिक को लिखा, और कब पब्लिश किया, 1667 को इसको पब्लिश किया। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। जो पहले जब इन्होंने लिखा तो ये 10 बुक्स में था, बट लेटर ऑन इट इंक्रीज्ड विद 12 बुक्स। बाद में इसमें 12 बुक्स हो गई। पहले इन्होंने जब लिखा तब 10 थी, अब इसमें 12 बुक्स हो गई। कंसीडर द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसको इसको ग्रेट एपिक कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। इसमें आपकी 12 बुक्स है। दिस इज द राइट। ओके, 12 बुक्स है इनका। ओके। अ सीक्वल केम आउट दिस एपिक पैराडाइज रिगेन इन 1679, और फिर इसके आगे 1679 में इसका एक सीक्वल भी आया, पैराडाइज रिगेंड करके इसका से 1671 में इसका एक सीक्वल आया। और 1671 में ही रोट अनदर वर्क आल्सो, एक उन्होंने 1671 में अनदर वर्क लिखा, सैमसन एगोनिस्ट। तो ये दोनों वर्क इनके कब आए, 1671 में। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। In 1673, John Milton published a collection of poems that he had written in 1645 with introduction in Latin, and also a collection of letters that he had penned during his college days in Cambridge. जॉन मिल्टन ने 1673 में उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम को पब्लिश किया। ही हैड रिटन इन 1645 विद इंट्रोडक्शन इन लैटिन। इसको इंट्रोडक्शन में लैटिन में इंट्रोडक्शन किया था इसको 1645 में इसको, एंड आल्सो अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट ही हैड पेन्ड ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज इन कैम्ब्रिज। और साथ ही इन जो लेटर्स वगैरह है उसका एक संग्रह भी पब्लिश किया जो उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने लिखे थे। तो इसको इन्होंने कब पब्लिश किया, 1673 में। ओके। मिल्टन डाइड ऑफ गॉड ऑन 8 नवंबर 1674 एंड वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ सेंट गिल्स विदाउट गेट
74 स्ट्रीट लंदन। तो मिल्टन की जो है 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हो जाती है। किससे? गॉट से। गॉट क्या होगी? गठिया बीमारी होगी, या फिर कहीं कहीं किडनी फेलियर भी दिखता है। तो इस कारण से इनकी 1674 को 8 नवंबर को इनकी डेथ हो जाती है। इनको बरीड कहाँ किया जाता है? द चर्च ऑफ सेंट गिल्स विदाउट ट्रिपल गेट फॉर स्ट्रीट लंदन। लंदन पर इनको बरीड किया जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आज हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी देखी, उनका लिटरेरी कैरियर, उनका जो वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और उनका पॉलिटिकल कैरियर, रिलीजियस कैरियर, उनकी लाइफ में प्रोटेस्टेंट थे वो और प्यूरिटन थे, सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को भी देखेंगे कि इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स कब आएँ, इनको वर्क्स का वीडियो लेके आएंगे। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हो और आप चाहते हो कि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।